स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाको। आई एम योर एजुकेटर एकता सोनी। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो चार्ज आप सभी जानते हैं। एक चार्ज क्या होता है? चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, उसी इलेक्ट्रिक फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो उसको ये क्या हो गया? चार्ज हो गया। अब चार्ज हमें पता है कितने तरह का होता है। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो गया और नेगेटिव चार्ज हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज को आप जनरली अगर समझेंगे तो कैसे समझेंगे? अगर किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, उसी को आप पॉजिटिव चार्ज की तरह समझेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। और पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस ई से डिनोट करते हैं, जो कि एक प्रोटॉन का भी एक सिंबल है कि प्रोटॉन को आप प्लस ई चार्ज बोलते हैं। और नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहेंगे? जहां कहीं जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो उसको हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी बोलेंगे। और इसके लिए सिंबल है वो है -T। और इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और कूलम क्या है? कूलम क्या है? चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है। और चार्ज एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब चार्ज को आप मास से भी रिलेट करके हम समझ सकते हैं कि अगर किसी बॉडी में मास है तो उसका चार्ज कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। मास आपको पता है पॉजिटिव ही होता है, लेकिन चार्ज हमने यहाँ पर देखा है चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। और हाँ, हमें पता है कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो बॉडी के लिए भी हो जाएगा। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, आप दोनों को पास में लेके आएंगे, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। और सिमिलर चार्ज की बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करेगी। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज अगर हम उसे देंगे तो वो चार्ज उसके कहां पर एक्यूमुलेट हो जाता है? सरफेस पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। अब किसी भी बॉडी को अगर हमें चार्ज प्रोड्यूस करना है तो उसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या है? चार्जिंग बाय कांटेक्ट। चार्जिंग बाय कांटेक्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि सपोज मेरे पास एक पिच बॉल है। पिच बॉल क्या? जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब इसके पास मैं एक इलेक्ट्रिफाइड प्लास्टिक की रॉड लेके आती हूँ। प्लास्टिक की रॉड आपको पता है, इलेक्ट्रिफाइड प्लास्टिक की रॉड पे नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसके पास कांटेक्ट में अगर लेके आऊंगी तो इस जो पिच बॉल है इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इस रॉड को क्या करेगी? रिपेल करेगी, क्योंकि सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। और जब इस पिच बॉल के पास अगर मैं ग्लास की रॉड लेके आऊंगी तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। बिकॉज इस सिचुएशन में जो चार्ज है वो अलग अलग हो गए। ग्लास रॉड पे हमें पता है पॉजिटिव चार्ज लेते हैं हम, और पिच बॉल बिकॉज इस नेगेटिवली इलेक्ट्रिफाइड रॉड की वजह से नेगेटिव चार्ज हो गई, तो जिसपे जो कि कांटेक्ट की वजह से इस पे चार्ज आया था। तो ये क्या हो गया? चार्जिंग बाय कांटेक्ट। अब नेक्स्ट जो आपके पास है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन के लिए हम क्या से देखते हैं कि मैंने एक मेटालिक बॉडी ली है जो कि ये, और इसको एक इंसुलेटेड स्टैंड पे रख दिया है। अब मेटालिक बॉडी, कोई भी मेटालिक बॉडी जो होगी, तो अब इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है, ना प्लस लिखा है ना माइनस लिखा है। दैट मीन्स यहाँ पर अभी ये न्यूट्रल है, इसके अंदर प्लस भी है और माइनस भी है। अब हम चार्ज को इंड्यूस करके सीखेंगे कि इंड्यूस चार्ज कैसे होगा। तो इसके पास, इस बॉडी के पास मैंने क्या किया? एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को मैं लेके गई। अब नेगेटिव क्या करता है? नेगेटिव चाहता है मेरे पास क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। तो इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो इस नेगेटिव रॉड के पास वाली जो सरफेस है उस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है, और जो नेगेटिव चार्ज इसमें बचा है वो दूसरी साइड पे मूव करके वो वहां पर इकट्ठा हो गया है। तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग सरफेस पे चले गए। क्यों? अब ये एक तरह से सरफेस पे आया है, यानी कि इंड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, अब इस नेगेटिव, अब मुझे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज चाहिए इस मेटालिक बॉडी पे, तो मैंने क्या किया? इस नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए उसको ग्राउंडेड कर दिया है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरा अर्थ में चला जाएगा। तो इस बॉडी पर सिर्फ क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो आपको पॉजिटिवली इंड्यूस्ड बॉडी मिल गई है, जिसको हमने इंडक्शन के मेथड से हमें मिली है ये।
सिमिलर प्रोसेस अगर हमें यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी चाहिए तो मैं क्या करूंगी, नेगेटिव रॉड की जगह क्या करूंगी, पॉजिटिव रॉड को लेके आऊंगी। पॉजिटिव रॉड को आप लाएंगे तो पॉजिटिव क्या चाहता है, मेरे पास नेगेटिव आ जाए, तो इस वाली सरफेस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस वाली सरफेस पे पॉजिटिव आ जाएगा। उस पॉजिटिव को हम हटाना चाहते हैं, हम उसको ग्राउंड कर देंगे और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी बचेगी। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमने इस प्रोसेस से हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हमें मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हम टॉपिक क्या देखते हैं कि प्रॉपर्टीज, चार्जेस की प्रॉपर्टीज। अब चार्जेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है कि हर बॉडी के पास चार्ज होता है। आप जनरली भी आप देखते हैं ना कि हम काम करते हैं तो जो हमारे बाल होते हैं वो अट्रैक्ट करने लगते हैं कंघे से, एक तो इसका मतलब हमारे होते हैं ना, हमारे बाल चार्ज हो गए हैं, तो वो भी चार्ज ही है। तो प्रॉपर्टी इसके क्या है कि सेम चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये तो जनरल प्रॉपर्टीज है जो हम सभी जानते हैं। तो अब इसकी पहली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे क्या देखी है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, एडिटिविटी मतलब चार्जेस का एडिशन, चार्जेस का जुड़ना। अब चार्जेस के जुड़ने के लिए हम समझ सकते हैं कि मेरे पास एक बॉडी है ये, और इस बॉडी पे मैंने दिया Q1 चार्ज, ये मैंने दिया Q2 चार्ज, ये मैंने दिया Q3 चार्ज। अब मैं कहती हूँ इस बॉडी का नेट चार्ज कितना होगा, तो इसका नेट चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तीनों चार्जेस को मैंने क्या किया, जोड़ दिया, तीनों चार्जेस को मैंने जोड़ दिया। अब सपोज मैंने Q1, Q2, Q3 तो दिया है, Q4 पे दिया, Q5 पे दिया, और अप टू सॉन कहाँ तक दिया, Qn तक दिया। तो अब इस कंडीशन में आपके पास जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, तो नेट चार्ज मेरे पास हो जाएगा, सबको जोड़ दूंगी तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डैश डैश अप टू सॉन कहाँ तक आ गया, Q1। तो ये क्या है, ये एडिशन ही है, एक तरह से अलजेब्रिक एडिशन है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में हमने कुछ नहीं किया, हमने डिफरेंट चार्जेस को उनको एडिशन कर दिया, उनको जोड़ दिया। अब यहाँ पर आपके पास Q1 की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, किसी की भी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, उनको प्लस या माइनस करके हमें किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज है वो मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो हमें पता है चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर लेके जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब हम ग्लास की रॉड को जब हम सिल्क से रब करते हैं तो वो ग्लास रॉड क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो हमने कहीं क्रिएट नहीं किया, कोई डिस्ट्रॉय नहीं किया, बट चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जा रहा है, मतलब एक दूसरे से वो एक्सचेंज चल रहा है। तो इसमें भी यही है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज है वो ऑलवेज कंजर्व रहेगा। चाहे जैसा मैंने यहाँ पे बताया था, ये जो एक मेटालिक बॉडी मैंने ली थी, एक कंजर्व्ड है एक तरह से, इसके अंदर चार्ज प्लस भी है माइनस भी है। तो इसी तरह चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है। अगर आप किसी आइसो सिस्टम की बात करें और उसके अंदर आपने डिफरेंट चार्ज दिए हैं कोई दो बॉडीज को, तो उसमें क्या होगा, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है और ये आपके पास दो बॉडीज है। अब इन पे सपोज कुछ भी चार्जेस है, Q1 है, Q2 है, तो ये आपस में तो इंटररिलेट कर सकती है, ये आपस में तो एक दूसरे को चार्ज दे सकती है और ले सकती है। मतलब क्या कर रहे हैं, एक तरह से एक्सचेंज कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता अपने चार्ज को, कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता। तो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज रहेगा वो ऑलवेज कैसा रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज हमेशा कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। अब जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि किसी भी बॉडी पर जब हम चार्ज के लिए बात करेंगे Q की, तो Q क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, E। तो किसी भी बॉडी का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। That is Q is equals to plus minus NE। ये जो हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि किसी बॉडी का चार्ज है वो Q is equals to plus minus N ही है, जहां पर N क्या है, इंटीजर है। तो N की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो ये हो गई हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ।
कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ हमारे पास दो चार्जेस के बीच में हमें फोर्स को इंट्रोड्यूस करता है। तो सपोज मेरे पास यहाँ पे दो चार्ज है, प्लस का Q1 और प्लस का Q2। अब कोई भी चार्ज है तो वो दूसरे पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा। दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो दोनों में एक तरह से रिपल्शन का फोर्स लगेगा। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं, तो यहाँ पर F फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और F फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा। दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इस फोर्स की जो वैल्यू होती है, ये फोर्स हमें क्या वैल्यू देता है? तो ये फोर्स कहता है कि जो फोर्स F है वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दो इक्वेशन आपको मिल जाएगी कि F प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 दोनों का चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा क्या मिलेगा आपको? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिल जाएगा R स्क्वायर के। और दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो एक साथ लिखूंगी तो मैं लिख दूंगी F प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आपको पता है जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो देयर इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास यहाँ पर क्या है? K। इसको मैंने क्या लिखा है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस K को हम कहते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट और इस K को हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब K की प्लेस पे मैंने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब इन दोनों के बीच में अगर फ्री स्पेस है तो हम इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलेंगे। अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम है तो उसके लिए दूसरा एप्सिलॉन होता है और उसको हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और इस K को मैंने एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस कूलम्ब्स कांस्टेंट K की वैल्यू जो है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम -2, जो कि आप इसी से देख सकते हैं। K की अगर आप यूनिट निकालेंगे तो F हमारा है न्यूटन में, R आपके पास 2 है तो मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो Q है वो कूलम है, चार्ज है, तो ये कूलम -2 हो जाएगा। और एप्सिलॉन की जो आपके पास वैल्यू आती है वो है 8.85 × 10⁻12 और इसकी जो यूनिट होगी वो इससे एक तरह से रेसिप्रोकल हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि K है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ये दोनों आपस में एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये तो मेरे पास जो फोर्स आया है वो कूलम्ब्स लॉ से फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया है। यहाँ पे मैंने डायरेक्शन की कोई बात नहीं करी है। दैट मीन्स दिस इज द फोर्स इन स्केलर फॉर्म। अब हम बात करते हैं, अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमें वेक्टर फॉर्म में फोर्स देखना पड़ेगा कितना है। तो उसके लिए मैंने देखा वही सेम चार्जेस है मेरे पास Q1 और Q2, प्लस का Q1 Q2 दो चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस मैंने वही R लिया है। अब ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, वो ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। लेकिन पहले हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी थी तो F ले लिया था। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो 1 जो 2 पे फोर्स लगाएगा उसको मैं बोलूंगी F21 और जो 2 चार्ज 2 1 पे फोर्स लगाएगा उसको मैं बोलूंगी F12। तो फोर्स अगर मैं लिखूंगी F21 तो उसको मैं क्या लिखूंगी? F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन एंड R स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पर ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब मुझे डायरेक्शन लिखने की पड़ेगी F21 की। तो F21 की डायरेक्शन कहाँ है? इस दिशा में। और इस दिशा में मुझे एक तरह से क्या चाहिए? यहाँ पर मुझे एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए जो इसी डायरेक्शन में हो, वही F21 की डायरेक्शन शो करेगा। तो उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं लिख सकती हूँ R21 विच इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 2, जो कि इसी डायरेक्शन में है। तो R21 वेक्टर हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2 एंड R12 डिस्प्लेसमेंट हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1। ओके, अब इस R21 को हम लिख सकते हैं R21 का मैग्नीट्यूड और इस R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और R21 कैप। ये जो R21 कैप होता है ये ही एक तरह से डायरेक्शन को शो करता है और इसे हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे R21 का है ये यूनिट वेक्टर, तो दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ R21। अब मैं F21 को डायरेक्शन के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करूंगी? यूनिट वेक्टर को इंक्लूड कर दूंगी। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर R21 क्या? सिमिलरली F12 मतलब 1 पर 2 से लगने वाला फोर्स वो ये आगे का सेम रहेगा आपका और डायरेक्शन के लिए आप लिख देंगे R12 क्या।
ओके अब आप यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि R21 मैंने इस डायरेक्शन में लिया है, दैट मींस R12 इस डायरेक्शन में होगा, बोथ आर अपोजिट, और दो अपोजिट और नेगेटिव साइन में होंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो R21 कैप R12 कैप के इक्वल है लेकिन माइनस साइन में है, तो आपको इससे क्या मिल जाएगा, देयरफॉर मुझे फोर्स ऑफ 21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑफ 12। अगर आप इसके प्लेस पर यहाँ पे माइनस की वैल्यू रखेंगे तो माइनस कॉमन आएगा और ये चीज एज इट इज आएगी जो कि F12 बन जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कूलम्ब्स लॉ क्या करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर मेरे पास दो चार्जेस थे, अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस हो तो उस कंडीशन में जो आपके पास कूलम्ब फोर्स आएगा वो कितना आएगा। तो मल्टीपल चार्जेस के लिए मैं क्या करूंगी, मैं Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे सपोज मैंने बहुत सारे फोर्सेस ले लिए हैं, एन तक हम ले सकते हैं, लेकिन समझने के लिए स्टार्टिंग में मैं 3 चार्जेस लेती हूँ। ये मैंने लिया फर्स्ट चार्ज Q1, एक मैंने लिया है Q3 और ये मैंने लिया है Q2। 3 चार्जेस मैंने ले लिए और मैं Q1 पर फोर्स कैलकुलेट करूंगी और ये मेरा ओरिजिन हो गया। और इससे अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो ये डिस्टेंस हो गया R1, ये डिस्टेंस हो गया मेरे पास R2 और ये डिस्टेंस मेरे पास हो गया R3। अब Q3 क्या करेगा, Q1 पे फोर्स लगाएगा, उसको मैं क्या बोल दूंगी F13। Q2 क्या करेगा, Q1 पे फोर्स लगाएगा और उसको मैं क्या बोल दूंगी F12। और मुझे टोटल फोर्स चाहिए, तो टोटल फोर्स आप क्या करोगे, इन दोनों का एक तरह से रिजल्टेंट निकाल लोगे, तो वो हो जाएगा F1। ओके तो मुझे F1 की वैल्यू निकालनी है। F1 के लिए मैं F13 निकाल लूं, F12 निकाल लूं और दोनों को ऐड कर दूं, और ये डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा, R12 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस है और ये हो जाएगा R13। अब अभी हमने फोर्स निकाला था, हमने देखा था F12 और F21 निकाला था, तो अब यहाँ पर मैं F12 निकालूंगी तो F12 कितना आएगा, 1/4 कूलम्ब्स फोर्स से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज आपके पास 12 में Q1 है और Q2 है, F12 2 से जो 1 पे लग रहा है अपॉन R12 का स्क्वायर, और डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो R12 क्या। सिमिलरली F13 अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1 और 3 के बीच में फोर्स की बात कर रहे हैं, Q1 Q3 अपॉन R13 इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर और R13 कैप विच शोज डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर दिखा दिया है। अब अगर मेरे पास यहाँ पे मैंने 3 ही लिए हैं, अगर मैं n तक लेती तो ये R14 R15 R16 और R1n, तो सिमिलरली F1n लिखेंगे आप, वो भी इसी तरह हो जाएगा। तो टोटल फोर्स अगर आप निकालेंगे, अब यहाँ पर 2 है तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो F वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, F12 प्लस F13। और बहुत सारे फोर्सेस अगर मैं लूंगी तो अप टू 100 कहां तक ऐड कर दूंगी, F1n तक ऐड कर दूंगी। अब मैं सबको ऐड करूंगी तो आप देखो Q1 Q2 Q3, फिर अब नेक्स्ट में आएगा Q1 Q4, तो n में क्या आएगा Q1 Qn, तो Q1 on 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन आएगा, उसको मैं कॉमन निकाल लूंगी, ये होगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आपके पास अंदर क्या बचेगा, Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 कैप, Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर R13 कैप, Qn अपॉन R1n का स्क्वायर R1n कैप। तो उसको आप समेशन में लिख सकते हैं, समेशन में हम क्या लिखेंगे, Qi एंड R1i का स्क्वायर R1i कैप, और i की वैल्यू कहां तक लेंगे, कहां से है, 2 से लेकर कहां तक जाएगी, n पार्टिकल n चार्जेस के लिए 2 से लेकर n तक। तो ये मेरे पास टोटल फोर्स आ गया n चार्जेस का, टोटल कूलम्ब फोर्स मुझे मिल गया है, जो कि है Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ Qi R1i स्क्वायर R1i कैप, और i की वैल्यू है हमारे पास 2 से लेकर n तक। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसको हम समझते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, तो किसी चार्ज का फील्ड ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब सपोज मेरे पास यहाँ पर एक Q चार्ज है जिसको मैं सोर्स चार्ज के नाम से बोलूंगी, तो Q चार्ज, और ये सपोज इसका फील्ड है, इसके चारों तरफ एक रीजन होगा, ये रीजन क्या करेगा, इस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे समझ सकते हैं कि इस रीजन में अगर मैं बाहर से कोई चार्ज लेके आऊं, कोई पॉइंट चार्ज ले आई मैं Q,
तो किसी के फील्ड में अगर वो जाएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो एक फोर्स लगेगा। तो जितने रीजन में ये सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज पर कोई फोर्स लगाता है या पॉइंट चार्ज सोर्स चार्ज से कोई फोर्स फील करता है जिस रीजन के अंदर वो रीजन एक तरह से क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ कि किसी चार्ज के चारों तरफ का रीजन जिसमें कोई अनदर चार्ज लाने पर उस पर वो अनदर चार्ज पे एक तरह से फोर्स फील करे, उस रीजन को या उस क्षेत्र को, उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो चार्ज है, एक है सोर्स चार्ज जिसका वो क्षेत्र है, जिसका वो रीजन है, और एक है पॉइंट चार्ज जो हमने जो फोर्स फील करता है, जो हम लेके आए हैं। तो इस पॉइंट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हम उसको डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से डिफाइन करते हैं, और ये होती है कि जो पर यूनिट पॉइंट चार्ज पर लगने वाला फोर्स कौन सा फोर्स, वही कूलम फोर्स। पॉइंट दो चार्जेस हैं उनके बीच में कूलम फोर्स ही लगेगा, ये हमने पढ़ लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो फोर्स लगेगा दोनों चार्जेस के बीच में उसका पर यूनिट फोर्स होगा। ओके, तो हमको पता है एफ, अगर यहाँ पर आप फोर्स यहाँ पर लिखना चाहे तो इसका फोर्स कितना होगा, ये होगा हमारे पास 1/ε0। दोनों चार्ज क्या है, एक सोर्स चार्ज क्यू, पॉइंट चार्ज क्यू, अपॉन इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा यानी कि r²। तो अब इस फोर्स से अगर और इंटेंसिटी में लिखूंगी तो वो पर यूनिट चार्ज की आएगी, तो इंटेंसिटी E r डिस्टेंस, तो 1/4πε0 पर यूनिट चार्ज, मतलब Q की वैल्यू कितनी हो गई, 1 कूलम। तो पर यूनिट चार्ज के लिए यहाँ पर Q की वैल्यू 1 कूलम अपॉन r² एज इट इज, और r कैप किसको शो करेगा, डायरेक्शन को शो करेगा। सपोज ये जो है ये हमारा O पर है, ओरिजिन पर है, ये पॉइंट P पर है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा r। तो ये डिस्टेंस r², दोनों के हम बीच का डिस्टेंस ही लेते हैं। और r कैप आपको पता है, हम स्केलर के बाद वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो r कैप क्या है, उसका एक तरह से यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन शो करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 Q which is source charge, r² which is distance between source charge and point charge, and r cap is the unit vector। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब अभी हमने देखा कि जो फोर्स है वो Q1 या फिर 1/4πε0 Q r² है। तो इससे आप फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जब आप Q का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आपने पॉइंट चार्ज पर यूनिट पॉइंट चार्ज लिया है यानी कि Q को 1 कूलम माना है, उसी से हम इंटेंसिटी मिलती है हमें। तो इसको अगर यहाँ पर आप Q प्लेस करोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, F। तो Q इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, जब इंटेंसिटी को आपने पॉइंट चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिल गया, फोर्स। तो ये हमारा फोर्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू पॉइंट चार्ज। अब यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट निकालूं तो F/Q हम देख ही चुके हैं, पढ़ ही चुके हैं। तो इससे हमारे पास जो यूनिट आएगी वो आएगी न्यूटन/कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी फील्ड में जो सोर्स चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, तो सोर्स चार्ज की वजह से फील्ड, तो जो मेन आपके पास कोई भी चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, उसकी वजह से मेन रीजन आपके पास बन रहा है, उसी की वजह से फील्ड बन रहा है। उस फील्ड में हम दूसरे चार्ज को लाए तो वो फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, तो चार्ज तो इसी की वजह से होगा, फील्ड तो इसी की वजह से होगा। तो इसलिए हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखी है वो सोर्स चार्ज के साथ लिखी है, मतलब Q/r², और ये अपने पास कांस्टेंट है ही है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है और इसका यूनिट क्या है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरह से क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम डायरेक्शन की बात कर ही रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब आपके पास मल्टीपल चार्जेस हैं, जब हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आता है। तो सपोज मैंने एक पॉइंट लिया है P और मैंने डिफरेंट चार्जेस दिए हैं, यहाँ पर ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3, ये है मेरे पास P, मेरा सोर्स हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं डिस्टेंस ले लूंगी, ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा r1P फ्रॉम 1 to P, r2P फ्रॉम 2 to P, एंड r3P फ्रॉम
चार्ज 3 टू P, और इन तीनों के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 से E1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने जो 1 के कारण P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसको मैंने E1 बोल दिया, इस डायरेक्शन में जाएगा। 2 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो E2 होगी, इस डायरेक्शन में जाएगा। 3 से इस डायरेक्शन में जाएगा। सपोज 4 यहाँ पर कोई होता तो वो इस डायरेक्शन में जाता, 5 होता, तो बहुत सारे हम n पार्टिकल तक ले सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया E1, ये मेरे पास आ गया E2 जो कि P पर ही लग रहा है। अब P पर दोनों इस E1 E2 से मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकती हूँ। तो अभी अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q अपॉन R स्क्वायर, यही होता है। और हमारे पास यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं 1 और P की, ये एक तरह, तो ये यहाँ पर इस पर मुझे कैलकुलेट करना है, मतलब ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है, ये इस पॉइंट चार्ज के लिए सोर्स चार्ज का काम करेगा। तो E1 जो आपके पास आएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस Q1 चार्ज इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, डिस्टेंस हमारे पास क्या है R1P का स्क्वायर, और आपके पास यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा R1P कैप, जो कि इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। सिमिलरली मैं कौन सा वाला 2 से निकालती हूँ E2 की वैल्यू, तो E2 मेरे पास क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम है। अब Q2 चार्ज की वजह से निकाल रहा हूँ, तो आपके पास आएगा Q2 R2P का स्क्वायर एंड R2P यूनिट वेक्टर। अब मुझे टोटल चाहिए, तो टोटल E के लिए मैं क्या करूंगी, इन दोनों को ऐड कर दूंगी। तो E आपके पास आ जाएगा टोटल इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 एंड Q2 इज E1 प्लस E2, दोनों को ऐड करो, तो दोनों को ऐड करेंगे तो E वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ गया। अब मुझे क्या बचा Q1 Q2 और अगर आप मेरे पास Q3 प्लस QN n तक जाएगा, और नीचे क्या बचेगा R1P स्क्वायर, R2P स्क्वायर, R3P स्क्वायर, R4P स्क्वायर, RNP स्क्वायर। तो उसको हम समेशन में लिख सकते हैं एक साथ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ, ये आ जाएगा आपके पास Q1 2 3 4 n तक आएगा, तो QI अपॉन R I P का स्क्वायर R I P कैप, और I की वैल्यू आप देख रहे हैं 1 2 3 4 कहां से जाएगी 1 से लेकर n तक। तो ये आपके पास जो आपको मिला है फॉर्मूला, ये हमें मिला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस, यानी कि बहुत सारे चार्जेस की वजह से एक पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल गई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख लिया है एक चार्ज की वजह से, जब दूसरा चार्ज उसके फील्ड में लाए हैं डिफरेंट चार्ज की वजह से देख लिया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो तीसरी चीज आती है वो आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जैसा नाम से ही पता लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब किसी भी फील्ड में जो बहुत सारे डिफरेंट तरह की लाइन हो उन्हीं को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इमेजिनरी लाइंस होती है, और जिन लाइन पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कैसे बताया था आपको कि मेरे पास एक चार्ज है, सपोज ये मेरे पास एक प्लस Q चार्ज है। अब इसके चारों तरफ का जो रीजन है एक कोई भी पर्टिकुलर रीजन, वो वैसे तो इंफिनिटी तक होता है, लेकिन हम समझने के लिए कह सकते हैं कि सपोज ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस फील्ड के अंदर इमेजिनरी लाइंस है, तो ये हो गई मेरी इमेजिनरी लाइंस। और ये मैंने इनकी डायरेक्शन शो कर दी। तो ये सब जो लाइंस मैं शो कर रही हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करती है। सिमिलरली आप कोई सपोज आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसके चारों तरफ भी जो भी आपके पास लाइंस है इमेजिनरी लाइंस है, तो ये लाइन भी आपको क्या शो करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करेगी। ये भी मेरे पास सपोज ये Q1 है और ये Q2 है, तो किसी चार्ज के कारण जो हमें फील्ड लाइंस मिल रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की
कुछ प्रॉपर्टी होती है कि ये इक्वी डिस्टेंस होती है, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। ये आपस में कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती? क्योंकि इन्हीं के अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इनके किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर वो क्रॉस कर जाएंगी तो आपको क्या होगा, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है।